नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जौनपुर से खबर सामने आई है जहां भीषण दुर्घटना हो गई है। यहां आपको बता दें, इस दुर्घटना के चलते जीप और कंटेनर में टक्कर हो गई। साथ ही इस दौरान जीप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि घायलों में सभी नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये दुर्घटना देर रात की है, जहां बारातियों को वापस लेकर लौट रही थी ये जीप और गलत लेन में गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बक्सर थाने के खनसेपुर की एक घटना है। तो वहीं तस्वीरें भी घटनास्थल से सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि काफी बुरी तरह से ये जीप जो है क्षतिग्रस्त हुई है। इस पूरी घटना के दौरान एक शख्स की मौत और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और खबर दिल्ली के मेहरौली से है, जहां पर कोविड वैक्सीन लोन लिए आवेदन करने पर एक आदमी को कम से कम 4,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। मेहरौली निवासी रोहन कपूर को एक एसएमएस मिलता है, जिसमें उसे कोविड की तीसरी डोज के लिए लोन और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक लिंक के बारे में बताया गया। रोहन ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, वो ऐप फोन में इंस्टॉल हो गया, जिसके बाद रोहन ने ऐप पर अपना पैन और आधार डिटेल अपलोड किया। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कहा है कि ये जो घटना है 28 मई की बताई जा रही है, जब निवासी ने शिकायत की थी और इस शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे कथित तौर पर कोविड की तीसरी डोज के लिए लोन आवेदन करने के बाद जबरन पैसे मांगे जा रहे थे और प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत ये दर्ज की गई है। और यहाँ पर रोहन के अनुसार 4,200 रुपए का लोन मिलने के 4 दिन बाद उसे कथित तौर पर लोन के 3 गुना पैसे की मांग करने के लिए धमकी भरे कॉल आने लगे। फोन पर उसे कहा गया कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो उसकी फोटो को वायरल कर दिया जाएगा। तो वहीं पता चला है कि उसके कुछ जानने वालों को ऐसी तस्वीरें भी मिली और रोहन द्वारा पैसे वापस करने के बाद भी कॉल लगातार आते रहे। दरअसल अधिकारियों का यह कहना है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से धोखाधड़ी वाले ऐप को 45 अन्य शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। तो वहीं जहां एक तरफ यूपी के कई हिस्सों में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर औरैया में शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पैदल गश्त करके ये मार्च किया गया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे दिन में 2 बार पैदल मार्च किया। साथ ही आपको बता दें कि सकुशल जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई और पुलिस बल के साथ सबसे आगे चल रहे पुलिस अधीक्षक की कदम से कदम मिलाकर चल रहे पुलिस कर्मियों के बूट की धमक से सड़क हिल उठी। इस धमक के साथ ही कई प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों को भी इस धमक ने कपा दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौक, खानपुर चौराहे और लेडीज मार्केट और इंडियन ऑयल की तरफ से ये पुलिस मार्च निकाला गया। देखिए, जैसे कि आज आपको पता है, फ्राइडे को लेकर के सतर्कता पूरे प्रदेश में बरती जा रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए, शुक्रवार को दृष्टिगत रखते हुए कुछ शहरों में हिंसा हुई है, छूट हिंसा हुई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने औरैया जनपद में सभी ऐसे इलाकों में गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो और लोगों में सुरक्षा का एहसास हो। इसी को लेकर के आज हमारी अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी इस समय लगातार गश्त कर रही है। सभी सीओ, एडिशनल एसपी और मैं स्वयं, हम सब लोग फील्ड पर हैं और पूरी तरीके से सतर्कता रखें। और इसी बीच बिहार के पूर्णिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर एक गाड़ी के तालाब में गिरने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में हुआ और पुलिस के मुताबिक पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में कल देर रात एक गाड़ी तालाब में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। सभी 8 शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग ताराबाड़ी से आ रहे थे और किशनगंज की ओर जा रहे थे। हादसे में 2 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। साथ ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये सभी लोग बेटी की शादी का तिलक कर वापस लौट रहे थे। पूर्णिया जिले के कांजिया गांव के पास यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग अपनी गाड़ी से बेटी की शादी का तिलक कर लौट रहे थे। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ये सभी लोग बेटी का तिलक करने के बाद ताराबाड़ी गए थे और इस दौरान जिला किशनगंज लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हो गई।
इस बीच पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में हादसे की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस पहुंची और सभी शवों को उसमें रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग किशनगंज जिले के रहने वाले बताए गए। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर ग्राम पंचायत पिरहिंद के 60 फीट के गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिरकर फंस गया है। यहां आपको बता दें कि 10 साल का ये मासूम बच्चा राहुल विगत 15 घंटों से भी ज्यादा समय से बोरवेल में फंसा हुआ है और इस बच्चे को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन को इस बच्चे को सुरक्षित निकालने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। इस बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए खुदाई भी की जा रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए पाइपलाइन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा खेलते हुए इस खोदे गए गड्ढे में गिर गया और करीब 60 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, जिसके बाद से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई। इसी के बाद परिजनों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर कलेक्टर, एसपी, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और झारखंड में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तमाम आपत्तियों के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन मंत्री रहते हुए खनन पट्टों आवंटन पर शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने से संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान ईडी ने दोहराया है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लिहाजा मामलों में तत्काल सुनवाई की जाने की जरूरत है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस मामले में गुण दोष के आधार पर बहस करना भी शुरू कर दिया और इसके निर्देश दिए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता ने एक बार फिर से सुनवाई टालने की मांग की थी। इसे दरकिनार कर दिया गया है। और इस वक्त बढ़ती महंगाई में उत्तर प्रदेश सरकार शहरवासियों पर हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अब टैक्स बढ़ाने के मामले पर महापौर और पार्षदों का दखल खत्म कर दिया जाएगा। और आपको ये बता दें कि नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए शासन ने ठोस पहल की है। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई और इस कमेटी को नगर निगमों की आय बढ़ाने के स्रोत के तौर पर और तौर तरीकों पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी हाउस के टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है और राज्य के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि यह समिति पूरे प्रदेश में टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी और नगर निगमों में आय बढ़ाने के लिए समिति आय के प्रमुख स्रोत की भी तलाश की जाएगी। आपको बताते चले कि लखनऊ नगर निगम में पिछले 12 सालों से हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया गया, लेकिन महापौर और पार्षदों के विरोध चलते दरें नहीं बढ़ाई जा सकी। इसका असर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ा और नगर निगम अधिनियम में दर 2 साल में टैक्स बढ़ाने का प्रावधान है। कमेटी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हर 2 साल में टैक्स बढ़ाया जाएगा। टैक्स बढ़ाने में पार्षदों और महापौर को कोई दखलंदाजी का हक नहीं होगा। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोने की तस्करी में आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। दरअसल तस्करी के आरोपी 2020 के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए थे और हाईकोर्ट ने अब उन 9 लोगों को जमानत दे दी है। जस्टिस ने कहा कि केवल सोने की तस्करी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी कृत्य नहीं माना जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नकली मुद्रा या सिक्के का इस्तेमाल, उत्पादन और हस्तांतरण अवैध होने के साथ एक अपराध है। सोने का उत्पादन या उपयोग ना हो अवैध है और ये ना अपराध है। ऐसे में देश की आर्थिक सुरक्षा या मौद्रिक स्थिरता को खतरे में डाले बगैर सोने की तस्करी करना आतंकी कार्य नहीं हो सकता। इस सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी
कि देश की आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए किए जाने वाले आतंकी कृत्य को यूएपीए अधिनियम के संशोधन में परिभाषित करने के लिए किया गया है। ये संशोधन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को 5 बजे सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में आगामी 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपको बता दें कि मार्च महीने में प्रदेश सरकार विधानसभा में लेखानुदान लाई थी और अब सरकार को जारी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाना है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के बाकी 8 महीनों के लिए सरकार 41,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान कर सकती है। लेखानुदान में सरकार ने 62,046 करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय अनुमान में से 21,116 करोड़ की अधिक से धनराशि 4 महीने के लिए स्वीकृत की थी। बजट प्रस्ताव के अलावा विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी चर्चा पर लाई जा सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कृषि विभाग की मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी लाया गया और राज्य पशुधन मंत्री और किशन मिशन योजना का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ कैबिनेट के समक्ष लाए जाने की इस प्रस्ताव की संभावना है और स्वास्थ्य विभाग एलोपैथी डॉक्टरों के आ जाने के बाद अधिसंख्य हो गए 80 दंत चिकित्सकों को दंत चिकित्सक स्वर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। और रुड़की में भगवानपुर में एक युवक ने हैरत अंगेज साजिश रची है। पुलिस स्टेशन पहुंचे इस युवक के सर से खून निकल रहा था और पूरे शरीर पर खून लगा था और थाने में वो पुलिस के सामने खुद को पीड़ित बताकर कहानी रचता गया। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो युवक ने सच उगला और पुरानी रंजिश में पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए एक युवक के सर पर मुर्गे का खून लगाकर ये थाने पहुंचा। खुद को पीड़ित साबित करने के लिए वो पुलिस के सामने कहानियां तब बनाता रहा और पुलिस ने युवक की जब पूरी बात सुनी लेकिन शक होने पर सख्ती के साथ इस युवक से पूछताछ की गई। इसके बाद युवक का झूठ पकड़ में आया और पुलिस ने युवक के सर से जब कपड़ा हटाया तो कोई घाव नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। झूठी सूचना देने पर पुलिस ने अब युवक का चालान काट दिया है और भगवानपुर के शाहपुर निवासी 2 युवकों के बीच पुरानी रंजिश के तहत ये मामला सामने आया है। दरअसल इन दोनों के ही बीच पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई। मारपीट के बाद ये युवक पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए सर और शरीर पर मुर्गे का खून लगाकर थाने पहुंच गया। तो वहीं युवक ने यह भी आरोप लगाया कि पड़ोसी ने मारपीट कर सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया और झूठा आरोप लगाने पर पुलिस ने युवक को जमकर फटकार लगाई। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया है कि झूठी सूचना देने पर रिहान निवासी शाहपुर का चालान किया गया है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान लगातार 7वें दिन भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह का यह कहना है कि हीट वेव का असर फिलहाल कुछ दिनों तक जारी रहेगा और 15 जून के बाद ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार में सूरज आग उगल रहा है और गर्मी से हर कोई बेहाल है। ऐसे में डायरिया के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डायरिया की चपेट में आ गए हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं और करीब फीवर के 150 मरीज पर दिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक बाल रोग विशेषज्ञ के छुट्टी पर होने की वजह से एक ही डॉक्टर पर बाकी भार आ गया है। धर्मनगरी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसे में लोग अब डायरिया की चपेट में ज्यादा आने लगे हैं। दोपहर को गर्मी और रात को उमस के कारण वायरल फीवर के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों के आंकड़े पर नजर डालें तो इन दिनों जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप टंडन और राम प्रकाश 250 से 300 मरीजों को देख रहे हैं। पहले यह संख्या 200 के आसपास थी, लेकिन अब मरीजों में 75 से 80 मरीज उल्टी के सामने आ रहे हैं, जबकि दस्त, बुखार और खांसी जुकाम के मरीज भी सबसे ज्यादा तादाद में देखे जाने लगे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।